नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोविंद और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी आपके सामने हाजिर है। वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। 2002 के आसपास की बात होगी। 10वीं की परीक्षा हाल ही में ख़त्म हुई थी। एक महीने पहले मेरे फपेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा, दादा, इस बार आपको छुट्टियों में हमारे साथ रहने आना होगा, हम नहीं आ रहे हैं। मैं पिछले साल से इसे टाल रहा था, अब इस बार जाना पड़ा। दरअसल मैं इस बार वहाँ जाने के लिए उत्सुक था। फूफा जी ने 1 साल पहले नया घर खरीदा था। उनके रिश्ते किसी से अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं उनका लाडला था। बाकी रिश्तेदारों का उनसे कोई लेना देना नहीं था। ठाणे शहर से थोड़ा बाहर था। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य अपार था, आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने अपने भाई से वहाँ की सुंदरता के बारे में काफ़ी सुना था। मैंने अपना बैग वगैरह पैक किया, सुबह की एसटी ली और निकल पड़ा। सरप्राइज़ देने के लिए मैंने फ़ोन नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ। 3-4 घंटे की यात्रा के बाद वहाँ पहुँचा। वो गांव था बेलापुर, उसे गांव ही कहना चाहिए। एसटी स्टॉप पर रुकी और मैं उतर गया। मौसी ने मुझे रास्ता ठीक से बताया था, इसलिए अगर कोई मुझे लेने भी नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं एसटी स्टॉप से निकल गया। दोनों तरफ खाली प्लॉट थे, बीच में अलग अलग मकान थे। आबादी कम थी, ज़्यादातर लोग बिहार या यूपी के लग रहे थे। एसटी स्टॉप से थोड़ा आगे एक छोटा सा तालाब है। एक छोटे से पुल पर चलकर गांव में प्रवेश करने के बाद, गांव से थोड़ी दूर निकलने के बाद फूफी का घर था। मैं घर पहुंच गया। मुझे देखकर मेरे भाई अमित की खुशी 7वें आसमान पर थी। घर में 3 लोग थे, फूफी, उनके मिस्टर और अमित। कुछ देर बैठने के बाद मेरे भाई ने मुझे अपना घर दिखाया। वो करीब 7 कमरों वाला एक खूबसूरत घर था, लेकिन जाने क्यों मुझे वहाँ अजीब लग रहा था। मैंने ये सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि शायद नई जगह पर जाने के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा हो। दोपहर को खाना खाने के बाद हमने बहुत खुशी से उनके घर पर क्रिकेट खेला। शाम को चाचा काम से आए और फिर हमने वीडियो गेम आदि खेलने में समय बिताया। अब हमने खाना वगैरह खाया। मैं और अमित दोनों उसके कमरे में सोए थे। मैंने अमित से सुना था कि वहाँ रात की बिजली कट जाती है। मुझे नहीं पता कि क्या समय था, लेकिन मैं जाग गया। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं देख सका। मैं एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि रोशनी चली गई है। लेकिन इस समय किसे जगाऊं? मुझे बहुत प्यास लगी थी, क्योंकि पंखा बंद हो गया था और गर्मी लगने लगी थी। मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। मैं उठा। मैं अंधेरे में बिजली विभाग को 4 गंदी गालियां देते हुए रसोई में आने लगा। रसोई के अंदर मुझे बाहर से एक मोमबत्ती की रोशनी दिखाई दी। शायद यह फूफी होगी, तो मैं रसोई में गया। फूफी किचन फर्श के पास पीठ पीछे खड़ी थी। मैंने बिना कुछ कहे फ्रिज का दरवाज़ा खोला, बोतल निकाली, पानी पिया और अंदर रखकर दरवाज़ा बंद करके रसोई से बाहर आते वक्त फूफी से बोला, क्या बात है, क्या यहाँ कभी भी बिजली कट जाती है? हो, कभी पण जाते। उधर से जवाब आया। मैं किचन से बाहर आ रहा था और अचानक मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ तो फूफी की नहीं थी। 1 मिनट, वह मराठी में क्यों बोलेगी और उसने बिहारी महिलाओं की तरह साड़ी क्यों पहनी? यह 3 सवाल तुरंत मेरे मन में आए और मैं वापस रसोई में आ गया।
मैं चौंक गया क्योंकि अब वहाँ कोई नहीं था, केवल वो मोमबत्ती थी। मेरे पैर कांपने लगे। मैं वैसे ही भाई के कमरे की तरफ आने लगा। अचानक लाइट जली और सामने का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक महिला मेरे आगे कुछ दूरी पर धीरे धीरे चलकर साइड वाले कमरे में चली गई। वो वही थी जो मुझे किचन में दिखी थी। वैसे वो कमरा खुला ही रहता था और उसे दरवाज़ा भी नहीं था। जैसे ही वो अंदर गई, मैं दौड़कर अमित के कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। तो जो अजीब कंपन मुझे महसूस हो रहा था वो कुछ भी नहीं था। यहाँ कुछ तो है। रात ऐसे ही कट गई। मैंने किसी को नहीं जगाया। सुबह देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण मेरी नींद कब की टूट चुकी थी। सुबह मैंने फूफी को रात के बारे में बताया। अरे तूने कोई सपना देखा होगा, हम यहाँ 1 साल से रह रहे हैं और अब तक हमें ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ है। उसने कहा। बिना किसी देरी के मैं बाहर आ गया। मैं और अमित क्रिकेट खेल रहे थे। फूफी खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी बाहर गेट के पास एक महिला खड़ी दिखी। उसने बिहारी महिलाओं की तरह साड़ी पहनी हुई थी, चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। मैंने फूफी को आवाज़ दी। फूफी बाहर आकर उससे बात करने लगी। मैं और अमित फिर से खेलने में लग गए। थोड़ी देर बाद फूफी उसे घर ले गई और फिर हम भी घर चले गए। मैं पानी लेने के लिए किचन में आया। अब वो औरत घर में बर्तन धो रही थी। उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। दिखने में सामान्य, 5.5 फीट लंबी, साधारण साड़ी, माथे पर कुमकुम, सावली। उसने मेरी तरफ देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी और फिर से बर्तन साफ करने लगी। मैं थोड़ा बाहर आने लगा और तुरंत ही क्लिक हुआ। रात को जो औरत दिखी थी पीछे से वैसी ही थी। फूफी, कौन है ये? मैंने पूछ लिया। अरे बहुत दिन हो गए, बर्तन कपड़े धोने के लिए महिला की तलाश में थी। आपने परिचितों को बता दिया था, उनमें से एक ने उसे भेज दिया था, फूफी ने कहा। मैं बिना ज़्यादा ध्यान दिए वहाँ से चला गया और बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म किया और गेट से बाहर जाने लगी, लेकिन उसकी वो आंखें घूंघट की तरफ से मुझे ही देख रही थी और उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और नज़र चुरा ली। वो गेट से बाहर चली गई, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ी और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। फिर वही मुस्कुराहट के साथ चली गई। लंच खत्म हो गया था। रात को नींद न आने के कारण मैं कमरे में लेट गया। अमित बाहर वाले कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था। फूफी पड़ोस की औरतों से उनके घर में बातें कर रही थी। मैं सो रहा था। मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में लेटा है और मैंने अपनी आंखें हल्की सी खोली और मेरे दिल ने डर के मारे एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। वो वही काम वाली मेरे बगल में पड़ी थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन जैसे मेरी जबान बैठ गई हो, वो बस मुझे देखते हुए उठी और उस कमरे की ओर चल दी। मैं उसे जाते देख कांप रहा था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और बाहर आया। वो मैं डर से कांपती आवाज़ में अमित से कहने लगा, दादा क्या हुआ? कौन औरत? अमित भी डर कर उठ गया। मैंने अपनी उंगलियों से उस कमरे की ओर इशारा किया। वह जल्दी से उस कमरे में गया, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। उसने मुझे पानी दिया और फूफी को बुलाया। उसने मुझे समझाया कि यह सिर्फ एक भ्रम था या मैंने कोई सपना देखा था। मैं चौंक गया। शाम हो चुकी थी और मैं बुखार से पीड़ित था। मेरे चाचा ने फ़ोन पर डॉक्टर से पूछा और दवा लाकर मुझे दी। जैसे जैसे रात होने लगी, मेरे पेट में गांठ होने लगी। मैं दवा लेकर सो गया। अमित मेरे साथ था। रात को अचानक मेरी नींद खुली। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सिर भारी लग रहा था। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। आज लाइट बंद नहीं थी, पंखा चल रहा था।
लेकिन पंखा उतनी तेजी से नहीं घूम रहा था जितनी तेजी से घूमना चाहिए। मैंने अपनी आंखें खोली और पंखे की तरफ देखा कि यह क्यों नहीं घूम रहा है, और मैं समझ गया कि पंखा तेजी से क्यों नहीं घूम रहा था, क्योंकि उसी कामवाली की लाश पंखे से लटक रही थी। उसकी लाश खुली आंखों से मुझे ही देख रही थी और वही टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान। मेरा सिर सुन्न हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और मैं ही इसे क्यों देख रहा हूँ। कुछ देर तक मैं ऐसे ही आंखें बंद करके लेटा रहा। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई। मैंने किसी को बताने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। अब मैंने आज यहाँ से पुणे जाना पक्का कर लिया। फूफी, मैं आज जा रहा हूँ। मैंने कहा था आज और कल भी यह संभव नहीं क्योंकि एसटी 2 दिन की हड़ताल पर है, और अगर तू ट्रेन बोलेगा तो सारी ट्रेनें भरी हुई है क्योंकि एसटी बंद है। पीछे से आ रहे चाचा ने कहा, हाँ जय, 2 दिन रुको, फिर हम सब पुणे चलेंगे क्योंकि सबकी छुट्टियां हैं। फूफी ने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने मन पर पत्थर रखते हुए कहा। कुछ समय इधर उधर बिताया। अंकल ऑफिस चले गए। फूफी अपना काम कर रही थी। अमित अपने दोस्त के पास चला गया था। मैं कमरे में आया। मुझे थोड़ी आकड़न महसूस हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंख लगने ही वाली थी, तभी मुझे अपने पैरों पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली और पैरों की ओर देखा और मेरा कलेजा मुंह में आ गया। वही औरत मेरे पैरों की दिशा में खड़ी थी, मेरे पैर छू रही थी। लेकिन ये क्या? 5.5 फीट की वो औरत 1.5 फीट की लग रही थी। वही चेहरा, वही साड़ी, सब कुछ वैसा ही, बस अब वो 1.5 फीट लंबी थी। मैं झट से खड़ा हो गया। वो मेरे घुटनों जितनी लंबी दिख रही थी। वो मेरी तरफ देखकर तिरछी नज़रों से मुस्कुरा रही थी और मेरे करीब आ रही थी। मैं ये नज़ारा बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। जब अमित ने मुझ पर पानी छिड़का तो मुझे होश आया। मैं चुप रहना ही पसंद किया। अब मैं उसे आते जाते देखने लगा। कभी वो अलमारी के ऊपर बैठकर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी तो कभी कमरे से बाहर आती दिख रही थी। मन को डर लगता था कि वो कहीं से बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। मेरा डर मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसलिए बदलाव के लिए अमित मुझे उस झील के बगल में एक पहाड़ी पर ले गया। शाम के करीब 5 बजे होंगे। पहाड़ी पर बहुत सारे पेड़ थे, इसलिए वहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा था। हम आधे घंटे तक यूं ही बैठे इधर उधर देखते रहे। इधर उधर की बातें चल रही थी, हालांकि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अच्छा लग रहा था। तभी पहाड़ी से सटी छोटी सी सड़क से एक आइसक्रीम वैन गुजरती दिखी। दादा, मैं जल्दी से आइसक्रीम लेकर आया, इतना कहकर अमित उस वैन की ओर भागा। 1-2 मिनट ही हुए होंगे। मेरी दृष्टि के दाहिनी ओर के कोने से मुझे लगा कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मुझे अपने शरीर पर डर की झुरझुरी महसूस हुई। मैंने सावधानी से अपनी तरफ देखा। मेरे दांत भींच गए क्योंकि वो मेरे पास बैठी थी। मैं जल्दी से उठ गया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, वो मेरे सामने सूर्यास्त को देख रही थी। मैं खड़ा हुआ और तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरा। मैंने पीछे देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। क्या हुआ दादा? अमित ने हाथ में आइसक्रीम लेकर आते हुए कहा। वो महिला वहाँ, मैं हकलाया। वहाँ तो कोई नहीं है दादा, आपको सच में लग रहा है? बस कल का इंतज़ार करो, हम कल यहाँ से चले जाएंगे, उसने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा। लेकिन मुझे चिंता थी कि आज रात, कल दिन और कल रात कैसी होगी। मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं ये सोचकर परेशान था कि आखिर वो औरत कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रही है। किसी तरह रात को 4 निवाले खाकर मैं कमरे में आया। अमित कमरे के दूसरी बिस्तर पर सो रहा था। मैं भी सो गया। रात को अचानक मेरी नींद टूट गई। आँख खुली
तो सामने अंधेरा दिख रहा था। रोशनी फिर से जा चुकी थी। अगर मुझे प्यास लगती तो शायद मैं नहीं उठता, लेकिन मुझे बाथरूम जाना था। मैं धैर्य जुटाकर बाथरूम में गया। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। बाहर निकलकर मैंने बेसिन में हाथ धोए और कमरे की ओर आने लगा। आते ही मेरी नज़र खुले कमरे पर गई। मुझे वहाँ कुछ बुदबुदी महसूस हुई। मैंने नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में आ गया। मैं थोड़ा आगे आ रहा था। इसी बीच उस कमरे से, अंधेरे में से 4 मानव आकृतियाँ निकली और दूसरी तरफ चलने लगी। बाकी 3 सीधे चले और अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन आखिरी आकृति मेरी ओर मुड़ी। लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वही महिला अचानक कुटिल मुस्कान के साथ अजीब तरह से हंसने लगी। मैं मुंह बंद करके कमरे की ओर भागा, लेकिन मेरे पहुंचते ही लाइट फिर से बंद हो गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ। किसी तरह मैं अंधेरे में बिस्तर पर पहुंचा और लेट गया। पसीने से लथपथ मैं धड़कते दिल के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात बीत गई। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि इस घर में कितनी आत्माएं भटक रही है। यह इतना आसान नहीं है जितना लगता है। लेकिन मैं क्या करने वाला था? मैं तो बस घर जाना चाहता था। सुबह मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। आज तो बस एक दिन ही काटना था। वह लादी पोंछते हुए उस कमरे में आई जहां मैं था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। वह मेरे कमरे में लादी पोंछ रही थी। तभी फूफी बोली, जय, अरे अपने कपड़े दे दो, धो लेती हूँ। मैं जल्दी से कपड़े लेने कमरे में घुस गया, लेकिन वो जो कुछ देर पहले मेरे कमरे में लादी पोंछ रही थी वो कमरे में नहीं थी। खैर, कमरे में जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं कांपने लगा और बिस्तर से कपड़े उठाकर बाहर जाने लगा। मेरी नज़र आसानी से छत पर गई और मेरा सिर चकरा गया। महिला बिना किसी सहारे के उल्टी लटक कर छत की सतह को पोंछ रही थी। उसकी नज़र मुझ पर थी। मैं अपने लड़खड़ाते पैरों को ठीक करते हुए कमरे से बाहर आया। कपड़े धोने के लिए छोड़कर मैं बाहर आंगन में आया। किसी तरह दिन काटा। अब शाम के 6 बज रहे थे। हामिद घर में नहीं दिख रहा था। वो कहीं गया होगा, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे मैं बाहर निकल गया। मैं एसटी स्टॉप तक चला था। सामने एक एसटी आकर रुकी। मतलब एसटी ने हड़ताल वापस ले ली। यह सोचकर कि अब मैं घर जा सकता हूँ, मुझे थोड़ी राहत मिली। अब कल का इंतज़ार क्यों करे, मैं आज ही निकलता हूँ। यही सोचकर मैं फूफी के घर वापस आ गया। मैं घर में प्रवेश किया। फूफी, मैं आज जा रहा हूँ। अरे लेकिन एसटी की हड़ताल, उन्होंने पूछा। मैंने अभी देखा एसटी चल रही है, मैं तुरंत जा रहा हूँ। मैं हामिद के कमरे में आया। जल्दी से अपने सारे कपड़े पैक किए। मैं उस कमरे में आ गया जहाँ फूफी अभी थी। अरे इतनी जल्दी क्यों करते हो, कल चलेंगे। तब तक अंकल आए थे। नहीं अंकल, सच में नहीं, कल तक इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। हामिद ने भी बहुत जिद की, लेकिन मैं सुनने को तैयार नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अच्छे से जाओ। सबने इजाज़त दी। मैं अपना बैग लेकर बाहर निकला। जेब में 500 का नोट था। मैं पैसे छुट्टे करने के लिए एक दुकान पर आया। उन्होंने पैसे छुट्टे दे दिए। आप नए लग रहे हो। हाँ, वो देशमुख है ना, मैं उनके पास मेहमान बनकर आया था, तो अब जा रहा हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और दुकान के पिछले कमरे में चला गया। मैं भी जेब में पैसे रख कर चला गया। थोड़ा आगे ही गया था, उसने मुझे आवाज़ दी और वापस बुला लिया। बोलिए, मैंने दुकान के करीब चलते हुए कहा। उन्होंने मुझे कुछ दिया। मैंने उसे देखा और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उसने मुझे करंट पेपर की एक कतरन दिखाई। एक ही परिवार से 3 आत्महत्याएं, कारण स्पष्ट नहीं, और उस पर फूफी, अंकल और हामिद की तस्वीरें थी। कतरन पर तारीख थी ठीक 10 दिन पहले की। पसीने पसीने होकर मैं दुकानदार से पूछा, ये कैसे संभव है?
मैं पिछले 4 दिनों से वही उनके पास रह रहा हूँ। देखिए, अखबार झूठ नहीं बोलता। मैं समझ सकता हूँ, आपका चौंकना स्वाभाविक है। उनके घर में एक बिहारी परिवार रहता था। वहाँ परिवार की नौकरानी ने आत्महत्या कर ली थी। तब देशमुख ने वह घर खरीद लिया। सुनने में आया था कि उस घर में उस महिला की आत्मा भटकती है। धीरे धीरे उसकी आत्मा उन्हें परेशान करने लगी। एक दिन मानसिक संतुलन बिगड़ गया और सभी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं बैग दुकान में छोड़कर भागा। बाहर से गेट की तरफ देखा। अंदर लाइट जल रही थी। फूफी, अंकल और अमित की हंसी सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे रोने चीखने में बदल गई। खिड़की पर तीनों खड़े थे, मुझे देख रहे थे। मैं डर से ज़्यादा दुखी था। खुद को संभालते हुए मैं चला गया। मैं पुणे में आ गया। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने सबसे नाता तोड़ लिया था। मैंने सबको सब कुछ बता दिया। हमने उन तीनों को शांति दिलाने के लिए 10वां और 13वां पिंडदान कर सभी कर्मकांड किए। आज 18 साल हो गए उस बात को। मुझे वो घटना याद है, लेकिन वो जल नहीं रही है। मैं अभी रात के 2 बजे यहाँ बैठा हूँ और उसी घटना के बारे में एक डरावनी कहानी लिख रहा हूँ। फिर भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि बगल में वो लेटी हुई है और मुझे घूर रही है। अब हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। 3 को तो शांति मिल गई, लेकिन चौथी अतृप्त आत्मा का क्या? उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, और जब तक उसे शांति नहीं मिल जाती तब तक वो मेरा दामन नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हूँ जो उसके अस्तित्व के बारे में जानता हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप में से कई लोग बिना लाइक किए भाग जाते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो मुझे अच्छा लगेगा, और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिलेगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बगल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा।